हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन में। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की, यानी कि मानव संबंध सिद्धांत की। अभी तक हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी देखी, उसके बाद क्लासिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ा है, और आज हम देखेंगे कि मानव संबंध सिद्धांत या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी क्या है। इसको न्यू क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है। क्यों ये थ्योरी डेवलप हुई, रीज़न क्या है, वो एक्सपेरिमेंट या होथोन एक्सपेरिमेंट क्या है, उसके बारे में देखेंगे। और इस थ्योरी को देने वाले जो प्रतिपादक थे, प्रोपोनेंट थे, उनका नाम था एल्टन मायो। उनके बारे में भी आज की इस क्लास के में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बट मैं आपको बता दूं कि ये पूरा लेक्चर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आपको लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लेक्चर जो हैं वो हमारे यहाँ चैनल पे अवेलेबल हैं। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले बात करते हैं, हालांकि मानव संबंध के बारे में एल्टन मायो से पहले भी काफ़ी कुछ लिखा गया है। इसको नवशास्त्रीय दृष्टिकोण भी कहते हैं, नियो क्लासिकल अप्रोच या नियो क्लासिकल थ्योरी भी इसको बोला जाता है। और अगर आपने ध्यान से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी जो इवोल्यूशन था, लोक प्रशासन का जो विकास था, उसको अगर ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एक टाइम ऐसा आया था जब प्रिंसिपल्स पे, सिद्धांतों पे बहुत ज़्यादा फोकस था। तो जो क्लासिकल थ्योरी थी, क्लासिकल थ्योरी के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, हॉथन एक्सपेरिमेंट। और क्लासिकल जो थ्योरी थी उसके सिद्धांत वहाँ पर पूरी तरीके से सही साबित नहीं होते, तब उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप ये जो है ये सिद्धांत अस्तित्व में आता है। तो ध्यान रखिएगा कि मानव संबंध सिद्धांत जो है वो क्लासिकल थ्योरी की या आपकी जो यांत्रिक विचारधारा है, मैकेनिकल जो मेंटेलिटी, जो दृष्टिकोण है मैकेनिकल, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप ही अस्तित्व में आया था। इसका अर्थ होता है संगठन में कार्यरत मनुष्य और उनके परस्पर संबंधों को महत्व देना। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये पूरी हायरार्की बनती है। मीन्स कि यहाँ पर आपका टॉप एग्जीक्यूटिव होता है, यहाँ पर फिर उनके सबॉर्डिनेट होते हैं इस तरीके से, और ये जो बिल्कुल है ये लोअर लेवल होता है। ये पूरी एक हायरार्की बनती है टॉप डाउन की, ठीक है। ये होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। बट जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कुछ टाइम के बाद में हमारे जो कलीग हैं, जो हमारे साथी कर्मचारी हैं, धीरे धीरे उनके साथ संबंध स्थापित होने शुरू हो जाते हैं, दोस्त बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, या जो अनौपचारिक आपके बीच में जो एक संगठन स्थापित होता है अनौपचारिक, उसके ऊपर ये मानव संबंध सिद्धांत बनाया गया है। वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ औपचारिक संगठन ही नहीं बल्कि अनौपचारिक संगठन भी मायने रखता है। तो मानव संबंध दृष्टिकोण, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ने औपचारिक संगठन के भीतर अनौपचारिक संगठन की खोज एवं स्थापना की। इसका मेन आशय यह था कि जो व्यक्ति हैं, जो काम कर रहे हैं, उनका अध्ययन करना, उनका विश्लेषण करना और ये पता लगाना कि किस प्रकार के आचरण का संगठन के हितों में उपयोग हो सकता है। आइडेंटिफाई किया गया कि अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं, हमने जो क्लासिकल थ्योरी पढ़ी और भी काफ़ी कुछ जो पढ़ी, अभी तक हमारी जो थ्योरी डेवलप हुई है, क्या वो थ्योरी को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा ऐसा कौन सा बिहेवियर है वर्कर्स का जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सार अगर हम देखें तो इस तथ्य में है कि संगठन में कार्मिक की स्थिति निर्जीव पुर्जे की नहीं अपितु एक चेतन प्राणी की ही है, और संगठन का अध्ययन वस्तुत मानवीय इच्छाओं, समूहजन्य व्यवहारों, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणाओं आदि के संदर्भ में करना चाहिए। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इंसान, एक ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन नहीं है और इंसान उस मशीन में लगा हुआ एक पुर्जा नहीं है, ठीक है। मानव जो है वो एक चेतन प्राणी है, जो सोचता है, जो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने साथी कर्मचारी जो है उनसे बातें करता है। अपने जो मोटिवेशन का कारण भी एक पीयर ग्रुप भी हो सकता है अपने पीयर ग्रुप में किसी के साथ लड़ाई होगी हो तो उसका जो बिहेवियर होगा वो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को भी यहाँ पर इम्पैक्ट डालेगा।
ठीक है। तो उनका जो समूह जिन्हें व्यवहार होता है, उनकी जो साइकोलॉजिकल मोटिवेशन होती है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मानव संबंध सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। अब बात करते हैं एल्टन मायो की। तो ये ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और हॉथन प्रयोग उन्होंने किया था, हॉथन एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। बट ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने अनौपचारिक सामाजिक संगठन, इनफॉर्मल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इनको खोज निकाला था और यही आगे विकसित होकर मानव संबंध विचारधारा के रूप में सामने आया। इसीलिए एल्टन मायो को मानव संबंध विचारधारा का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। और इन्होंने जिन तरीकों का प्रयोग करके ये एक्सपेरिमेंट किया था उनको क्लिनिकल मेथड कहा गया। अच्छा, इनका जो शोध था, जो रिसर्च थी, उस रिसर्च के कुछ जो परिणाम निकले वो मैं आपको बताती हूँ, इस रिसर्च के परिणाम। हालांकि इनकी रिसर्च काफ़ी लंबी रही, ठीक है, अलग अलग तरीके की रिसर्च हुई, ग्रुप चूज़ किए गए, उनको फिर जो सिद्धांत थे क्लासिकल थ्योरी के, ठीक है, उन सिद्धांतों के अनुसार उनको इनपुट दिए गए और ये नोटिस किया गया कि क्या उनका जो वर्क आउटपुट है वो सेम रहता है, चेंज होता है या नहीं। और फाइनली जो रिज़ल्ट सामने आए वो कुछ इस प्रकार थे। पहला तो ये कि एक लंबे अरसे तक काम करते रहने से आपस में एक सामाजिक संबंध विकसित होते हैं। हालांकि वो मैनेजमेंट की सामान्य आर्थिक स्थिति से उनका कोई सरोकार नहीं होता, बट फिर भी ऐसे सामाजिक संबंध विकसित होते हैं, ठीक है। ये व्यक्तिगत क्रियाओं के परिणाम होते हैं। इन औपचारिक सामाजिक समूह की जो स्वयं की आचार संहिता भी निर्मित हो जाती है, जिसका पालन सदस्यों से अपेक्षित रहता है। जब कोई इनफॉर्मल ग्रुप बनता है तो उनकी खुद का एक कोड बन जाता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सब जो मेंबर हैं वो उस कोड को फॉलो करें। इस प्रकार इस रिसर्च दल ने संगठन के भीतर सामाजिक अनौपचारिक संगठन को ढूंढ निकाला। हॉथॉर्न प्रयोग ने मानव संबंध विचारधारा को जन्म दिया और संगठन की परंपरागत यांत्रिक विचारधारा को इतना ठेस पहुंचाई कि इसकी लोकप्रियता खत्म हो गई। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इस थ्योरी को न्यू क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्लासिकल थ्योरी के सिद्धांतों की बजाय एक नई सोच दी। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस के अंदर एक नई सोच उन्होंने दुनिया को समझाई, नई चीज़ें उनको समझाई। इनके अलावा मायो के अलावा उनके कुछ साथी भी थे, जिनमें रोथलिसबर्गर थे, ठीक है। और इन्होंने मानव संबंध आंदोलन को, ह्यूमन रिलेशन जो मूवमेंट था उसको उसकी श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचाने में सर्वाधिक योगदान दिया था, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि उनकी जो अपनी पुस्तक थी मैनेजमेंट एंड मोरल, उन्होंने इस पुस्तक में जोर देकर के ये कहा था कि संगठन छोटे छोटे कार्यकारी समूहों का ढेर है, एक ग्रुप नहीं है। ये छोटे छोटे जो समूह हैं, जो ग्रुप हैं, उनका एक ढेर है, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि इन समूहों के अंतर संबंधों का निर्धारण विभिन्न सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं। बहुत सारे सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से जो ये अनौपचारिक या इनफॉर्मल रिलेशंस या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप होते हैं। हम या कोई भी वर्कर आर्थिक मानव तो है, ठीक है। आर्थिक मानव मतलब हम जब काम करते हैं, जॉब अगर हम करते हैं तो हमारा प्राइम मोटिव होता है सैलरी, नो डाउट। बट आर्थिक होने के साथ साथ हम एक सामाजिक प्राणी भी हैं। सामाजिक प्राणी मतलब हम जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर अपने जो पीयर ग्रुप हैं, जो अपने कलीग हैं, उनके साथ बातचीत होगी तो धीरे धीरे एक अलग ही ग्रुप बन जाएगा। कार्यदशाओं में परिवर्तन आर्थिक हैसियत के साथ साथ उनकी सामाजिक हैसियत को भी प्रभावित करता है। वह इनके प्रति प्रतिक्रिया भी अपनी सामाजिक आर्थिक हैसियत मुताबिक अलग अलग व्यक्त करता है। और इस मानव संबंध सिद्धांत में आगे योगदान करने वालों में ध्यान रखिएगा कुछ उल्लेखनीय वर्क हैं, कुछ उल्लेखनीय बुक्स हैं, जिनमें से एक है लीडरशिप मैन एंड फंक्शन, ठीक है, डेविड की है ह्यूमन रिलेशन एट वर्क, और सेलेस की है द चेंज प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मैस्लो, कार्टराइट, आर्गरिट्स ने भी अभिप्रेरण जैसी मनोवैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा मानव संबंध आंदोलन को एक नई दिशा दी, ठीक है।
आर्ग्रीस और अब्राहम मास्लो, इनके बारे में तो हम अपने सिलेबस में भी पढ़ते हैं। इन्होंने एक साइकोलॉजिकल अप्रोच दिया और एक जो ये ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट था, इसको एक नई दिशा देने की, नई डायरेक्शन देने की इन्होंने कोशिश की थी। इतनी अच्छी थ्योरी होने के बाद भी कुछ आलोचनाओं का शिकार बनना पड़ा, और वो ये थी, सबसे पहले तो ये जो यूनियनवादी थे उनकी तरफ से पहली आलोचना आई। ये कहा गया कि मायो जो है वो सुपरवाइज़रों की जगह यूनियन स्थापित करने यूनियन की जगह सुपरवाइज़रों को स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, तो यूनियन को ख़त्म करने की यहाँ पर उनको चिंता उन्होंने जताई थी। फिर लॉरेन नारिट्स कहते हैं कि मायोवादियों को यूनियन विरोधी तथा प्रबंधकों का पिट्ठू कहा गया। सबसे तीखी प्रतिक्रिया ये थी जिसमें हॉथॉर्न शोध दल को काउ सोशलिस्ट यानी कि निरह समाजशास्त्री तक कह डाला। इसके अलावा इनके कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म भी रहे जो हम जब एल्टन मायो के एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं तब जा कर के हमें समझ में आती है। हालांकि मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि क्लासिकल थ्योरी फोकस करती है, आपकी जो क्लासिकल थ्योरी रही, ठीक है, शास्त्रीय विचारधारा, वो ये फोकस करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स डेवलप कर लो जिनको आप यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वो प्रिंसिपल्स हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, कोई फैक्ट्री हो, हर जगह यूनिवर्सली आप उनको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स यानी कि प्रोसेस और जो उनके मेथड थे उन पे फोकस किया गया। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर उन्होंने कोई फोकस नहीं किया, और यही इनकी सबसे बड़ी जो है आलोचना थी, जो इनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था वो यही था कि इन्होंने इंसान के ऊपर, ह्यूमन फैक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया। इंसान को उन्होंने एक ऐसा प्राणी समझा कि जिसको आप जो कहोगे वो वैसा ही कर लेगा। उसकी अपनी कोई सोच, अपनी कोई मोटिवेशन ऐसा कुछ नहीं है, जितना आप उसको बोलोगे वो उतना काम करके आपको देगा। इसके अपोजिट में जो थ्योरी उभर के आती है उसको बोलते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। वो ये कहती है कि आपने जो हायरार्की बताई, उस हायरार्की के अलावा उसमें छोटे छोटे और ग्रुप बन जाते हैं जो कि इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं, और उनके बीच में एक रिलेशन डेवलप होता है। इनफॉर्मल ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन डेवलप होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को, इफ़ेक्टिवनेस को बहुत हद तक प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद में इसको एक स्टेप आगे लेकर के जाते हैं बिहेवियरल थ्योरी आती है। वो ये कहती है कि सिर्फ उनके आपस में रिलेशन ही नहीं बल्कि हर एक ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इम्पैक्ट या उसके इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, इसी तरीके से ये थ्योरी जो है वो आगे बढ़ती जाती है। अगर आप इसको सबसे पहले ज़रूरी है थ्योरी को समझने के लिए कि आपने लोक प्रशासन के विकास का जो फेज़ था, जो इवोल्यूशन था, वो आपने अच्छे से समझ लिया हो। अगर वो आपने समझ लिया तो आप थ्योरीज़ को भी ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को ख़त्म करते हैं। डोंट वरी, हम थिंकर्स को अलग से कवर करेंगे, चाहे वो आपके हेनरी फायोल हों, एल्टन मायो हों, MP फोलेट हों, मैक्स वेबर हों, जितने भी थिंकर्स हैं उनको सेपरेटली कवर हिंदी में किया जाएगा। इंग्लिश में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ओके, तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।